हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंकिता बायोलॉजी। आज का हमारा वीडियो बेस्ड होगा बेसिकली फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स पे। फाइब्रस प्रोटीन के टाइप पे स्टडी करेंगे जहाँ से क्वेश्चन टारगेट होते हैं। सी सेक्शन में भी टारगेट्स हो सकते हैं और डी सेक्शन में भी टारगेट होते हैं फॉर CSIR नेट स्टूडेंट्स। इसके अलावा MSc BSc के एंट्रेंस एग्जाम्स हो जाए या आपके अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो जाए, बायो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो जनरली प्रोटीन पार्ट्स पे से स्मॉल क्वेश्चन टारगेट होंगे। ईजी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप अगर अच्छे से रीड करेंगे तो ईजिली स्कोर कर पाएंगे। इसके साथ ही मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहती हूँ, हमारे आगे प्रोटीन की सीरीज़ के साथ ही हम एक और सीरीज़ लॉन्च करने वाले हैं। अब वो बेस्ड होगी इम्यूनोलॉजी पे। इम्यूनोलॉजी भी साथ साथ चलेगा और प्रोटीन्स भी चलेंगे। जो इसके रिमेनिंग वीडियोस हैं वो भी आपके लॉन्च होते जाएंगे, धीरे धीरे रिलीज होते जाएंगे। और इम्यूनोलॉजी बेस्ड वीडियो भी, एंटीजेंस क्या होते हैं, बेसिक ऑफ एंटीजेंस क्या होते हैं, एंटीबॉडीज़ क्या होती है, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ क्या होती है, वो सब भी आपको धीरे धीरे इम्यूनोलॉजी के वीडियोज़ आते जाएंगे। इम्यूनोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपका। CSIR के पर्पस से देखा जाए, नेट गेट के पर्पस से देखा जाए तो क्वेश्चंस टारगेट होते हैं। ओके, चलिए आज हम स्टडी करने वाले हैं फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स। मैंने हमेशा कहा है जहां पर भी आपको डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो आपके दिमाग में, बिल्कुल आप कमेंट करके पूछिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके कमेंट्स जल्दी से जल्दी सॉल्व हो। या तो आप कमेंट कर सकते हैं या मेरी पर्सनल मेल ID पे मेल करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेल ID शेयर कर दी जाएगी। फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स। फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन के टाइप्स है। किसके बेसिस पे प्रोटीन को डिवाइड किया गया? उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे। ये भी किसके बेसिस पे? उसकी स्ट्रक्चर के बेसिस पे। स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे, उसकी स्ट्रक्चरल क्या स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे प्रोटीन को दो टाइप पे डिवाइड किया गया है, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। बहुत ही ईजी टॉपिक है आप लोगों के लिए। फाइब्रस प्रोटीन मतलब फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होगी। फर्स्ट डिस्कस करते हैं हम फाइब्रस प्रोटीन कैसी होगी। फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड, हमें पता है प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी होती है। इसकी जो लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स होगी उसका अरेंजमेंट कैसा होगा? स्ट्रेट होगा। वो पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे अरेंज होगी? स्ट्रेट होगी या शीट के फॉर्म में अरेंज होगी। जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स का अरेंजमेंट होगा, पॉलीपेप्टाइड चेन्स कैसे अरेंज होती है? लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है, जनरली स्ट्रेट अरेंज होती है या उसके फाइब्रस के फॉर्म में अरेंज्ड होगी। ये पैरेलली अरेंज्ड होती है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स। ये क्या होती है? फाइब्रस प्रोटीन। या शीट के फॉर्म में अरेंज होती है। शीट इट मीन्स बीटा शीट। किसकी? बीटा शीट और अल्फा हेलिक्स प्रेजेंट होंगे, मतलब डेफिनेटली इसमें फाइब्रस प्रोटीन जो होती है उसकी पॉलीपेप्टाइड चेन्स में रिपीटेटिव सेकेंडरी स्ट्रक्चर की सब यूनिट्स प्रेजेंट होती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स मतलब अल्फा हेलिक्स भी प्रेजेंट होंगे और बीटा शीट्स भी प्रेजेंट होगी फाइब्रस प्रोटीन में। अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स भी प्रेजेंट होगी। रिपीटेटिंग सब यूनिट्स प्रेजेंट होती है। रिपीटेटिंग सब यूनिट्स मतलब हमें पता है अमीनो एसिड की सब यूनिट्स कैसी होती जाती है? रिपीट होती जाती है। फाइब्रस प्रोटीन का मेन फंक्शन क्या है? किसी भी प्रोटीन आपकी बॉडी में स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को बनाने का, सेल के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को बनाने का काम करती है फाइब्रस प्रोटीन। उसकी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने का काम कौन करती है? फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन जनरली कहा जाए आपके हेयर्स हो गया, हेयर्स में फाइब्रस प्रोटीन प्रेजेंट होती है। कौन सी फाइब्रस प्रोटीन प्रेजेंट होती है? केराटिन। केराटिन को ध्यान रखना है, केराटिन ग्लोबुलर प्रोटीन ना होके कैसी प्रोटीन है? फाइब्रस प्रोटीन, अल्फा केराटिन। क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अल्फा केराटिन कैसी है आपके पास? फाइब्रस प्रोटीन है जो आपके हेयर्स में, वूल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेल्स वगैरह में अल्फा केराटिन प्रेजेंट होती है। सिल्क फिब्रोइन, सिल्क फिब्रोइन, फिब्रोइन नाम की प्रोटीन होती है जो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? सिल्क में। सिल्क फिब्रोइन प्रोटीन होती है। इसके बाद आपके कोलेजन देखा जाए तो कोलेजन भी कैसा है? जो कि टेंडम और कार्टिलेजेस में प्रेजेंट होते हैं। वो कैसे आपके पास? फाइब्रस प्रोटीन है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि अल्फा केराटिन इज अ फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन, सिल्क फिब्रोइन फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन, या कोलेजन इज अ फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। तो हमें ध्यान रखना है अल्फा केराटिन, सिल्क फिब्रोइन, कोलेजन क्या है? आपकी फाइब्रस प्रोटीन है। अभी तो हमें इजीली याद रह जाता है, लेकिन जब एग्जाम का टाइम होता है तो ऑलरेडी इतना बर्डन होता है कि हमें रिकॉल करना मुश्किल हो जाता है कि वो कैसी है। तो ध्यान से समझिएगा, वो प्रोटीन जो वाटर इंसॉल्युबल हो, वो प्रोटीन जो वाटर इंसॉल्युबल हो, वो सारी क्या होती है आपके पास? फाइब्रस प्रोटीन, वाटर इंसॉल्युबल। अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके हेयर्स जो होते हैं वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं। आपके हेयर्स, आपके नेल्स ये वाटर सॉल्युबल नहीं है। इनमें सब में केराटिन प्रेजेंट है। यदि केराटिन प्रेजेंट है तो केराटिन कैसी है? एक टाइप की फाइब्रस प्रोटीन।
कैसी है वो, वाटर इंसॉल्युबल प्रोटीन्स है जनरली, कोलेजन, केराटिन, सिल्क फिब्रोइन, ये सब कैसी है, वाटर इंसॉल्युबल है। और ये सारी किस टाइप में आती है, फाइब्रस प्रोटीन में। लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, कैसी पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर्स होगी या शीट के फॉर्म में प्रेजेंट्स होगी, ठीक है। वाटर इंसॉल्युबल है, इट मीन्स उसमें हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट होंगे उस प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, क्योंकि ज्यादातर आपकी स्किन में भी क्या प्रेजेंट है, आपकी फाइब्रस प्रोटीन प्रेजेंट है, स्किन में भी क्या प्रेजेंट है, आपकी फाइब्रस प्रोटीन प्रेजेंट होती है। तो ये जितने भी प्रोटीन्स होती हैं इनमें नंबर ऑफ हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड इंटीरियर पार्ट में प्रोटीन के या उसकी सरफेस वाले पार्ट में हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड रेसिड्यू ज्यादा होंगे, वो तो हम समझ सकते हैं कि ऐसे, तभी तो क्या है वो वाटर इंसॉल्युबल, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड रेसिड्यू क्या होंगे, ज्यादा होंगे। हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड रेसिड्यू ज्यादा है तभी वो प्रोटीन कैसी है, वाटर इंसॉल्युबल होगी। टेम्परेचर वेरिएशन, पीएच वेरिएशन का इस प्रोटीन पे कोई भी मेजर इफेक्ट नहीं पड़ता है। टेम्परेचर आप चेंज करेंगे या पीएच चेंज करेंगे तो इस प्रोटीन पे कोई भी, ये टेम्परेचर पीएच के लिए सेंसिटिव नहीं है। मेनली किस रोल में प्ले करती है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में। किस में रोल प्ले करती है, स्ट्रक्चरल, मतलब स्ट्रक्चरल कंपोनेंट वाली प्रोटीन होती है, स्ट्रक्चर को बनाने का काम करती है। उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ये कौन डिसाइड करती है, आपकी फाइब्रस प्रोटीन डिसाइड करती है, ठीक है। फाइब्रस प्रोटीन के बाद ही एक और प्रोटीन आती है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या होती हैं, वो प्रोटीन्स होती है जिसमें मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे से कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है, या कह सकते हैं फोल्डेड फॉर्म में होती है, स्फेरिकल या ग्लोबुलर फॉर्म में होती है। इसमें स्ट्रेट फॉर्म में होती है, शीट के फॉर्म में होती है, इसमें कैसे फॉर्म में होगी, स्फेरिकल फॉर्म में होगी। स्फेरिकल फॉर्म में होगी वो, स्फेरिकल फॉर्म में होती है या फिर ग्लोबुलर फॉर्म में होती है। जितने मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स होगी वो एक दूसरे से कॉम्पैक्टली पैक्ड होगी, स्फेरिकल या ग्लोबुलर शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर ली, उसको क्या कहेंगे, ग्लोबुलर प्रोटीन्स कहा जाता है। फाइब्रस प्रोटीन के कंपैरिजन में ग्लोबुलर प्रोटीन ज्यादा कॉम्पैक्ट होती है। मोर कॉम्पैक्ट कौन होती है, ग्लोबुलर प्रोटीन। मोर कॉम्पैक्ट कौन होगी, ग्लोबुलर प्रोटीन। आप समझ सकते हैं क्यों कॉम्पैक्ट होगी, क्योंकि अगर मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे से फोल्डेड कर ले तो वो ज्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाती है, जबकि पैरेलल फॉर्म की चेन के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन पैरेलल फॉर्म में अरेंज थी, शीट के फॉर्म में अरेंज थी, बट इसमें मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स कैसी है, फोल्ड हो चुकी है, स्फेरिकल शेप में स्ट्रक्चर्स बना चुकी है, हाईली कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स होगी। तो ग्लोबुलर प्रोटीन कैसे होती है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स को फॉलो करती है। ग्लोबुलर प्रोटीन के केस में कहा जाता है ग्लोबुलर प्रोटीन वाटर सॉल्युबल होती है। ग्लोबुलर प्रोटीन्स कैसे होगी, क्योंकि इसमें वो अमीनो एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट होते हैं जो हाइड्रोफिलिक नेचर प्रेजेंट शो करते हैं, तो ये कैसे होगी, जनरली वाटर सॉल्युबल। इसका एग्जांपल हमें पता है, आपकी एल्बुमिन जो प्रोटीन्स होती है, सीरम एल्बुमिन, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है आपका, सीरम मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, सीरम एल्बुमिन, ये सब किसका एग्जाम्पल है, जितनी भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हो गई, आपकी रेगुलेटरी प्रोटीन्स हो गई, एंजाइम्स हो गए, इम्यूनोग्लोबिन्स हो गए, ये सब कैसी है, आपकी ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ध्यान रखिएगा, जितने भी आपके ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, एंजाइम्स हो गए, रेगुलेटरी प्रोटीन्स हो गई, इम्यूनोग्लोबिन्स, इट मीन्स एंटीबॉडीज की बात करें, इम्यूनोग्लोबिन, सीरम एल्बुमिन्स, ये सब कैसी है, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ये सब आपकी कैसी है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स, जो कि वाटर सॉल्युबल होती है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होती है, स्फेरिकल शेप में बनाती है, ग्लोब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होती है। मोर कॉम्पैक्ट कौन होती है, यही फाइब्रस प्रोटीन के कंपैरिजन में ग्लोबुलर प्रोटीन ज्यादा कॉम्पैक्ट होती है। एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, सीरम एल्बुमिन, सीरम एल्बुमिन, इम्यूनोग्लोबिन्स, ठीक है। इम्यूनोग्लोबिन्स हम जब पढ़ेंगे, इम्यूनोग्लोबिन्स हो गए आपके मोटर प्रोटीन्स हो गए, जितने भी मोटर प्रोटीन्स है, ट्रांसपोर्टर्स प्रोटीन्स हो गए आपके, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन्स हो गए, ये सब कैसी है आपकी ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ग्लोबुलर प्रोटीन्स स्ट्रक्चर में रोल ना प्ले करते हो, मेजर किस में रोल प्ले करती है, फंक्शन में। फाइब्रस प्रोटीन स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती है, स्ट्रक्चर को बनाने का काम करती है, बट ग्लोबुलर प्रोटीन किसका काम करती है, फंक्शनल, फंक्शन में रोल प्ले करती है, इसकी फंक्शनल यूनिट है ये, ठीक है। फंक्शन को डिसाइड कौन करती है, आपकी ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ग्लोबुलर प्रोटीन्स में आप पीएच का टेम्परेचर, पीएच में जरा सा चेंजेस होने पर ये सेंसिटिव होती है, इसमें चेंजेस हो जाते हैं। पीएच और टेम्परेचर के लिए कैसी हो सकती है, सेंसिटिव होती है। पीएच एंड टेम्परेचर के लिए ग्लोबुलर प्रोटीन कैसी होती है, सेंसिटिव होती है। बहुत ही ईजी है, ध्यान से समझिएगा।
फाइब्रस प्रोटीन क्या ऐसी होती है, स्ट्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स या शीट के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। नंबर ऑफ रिपीटेटिंग यूनिट्स कैसी होती है, इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होती हैं। नंबर ऑफ रिपीटेटिंग यूनिट्स कैसी होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को फॉलो करती है। जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन्स के इसमें नंबर ऑफ सब यूनिट्स जो होती है वो टर्शरी या कभी कभी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स भी होती है। टर्शरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स भी होती हैं किसमें, ग्लोबुलर प्रोटीन्स में। टर्शरी स्ट्रक्चर्स या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स से मिलकर बनी होती है ग्लोबुलर प्रोटीन्स। अल्फा हेलिक्स बीटा शीट प्रेजेंट होंगी। अल्फा कीरेटिन, सिल्क फिब्रोइन, कोलेजन, ये कैसे होती है, वाटर इंसॉल्युबल होती है। ये बेस्ट एग्जांपल है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन टारगेट हिट होते हैं। वाटर इंसॉल्युबल है मतलब हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड रेसिड्यू ज्यादा होंगे। स्फेरिकल शेप होगी, मोर कॉम्पैक्ट होगी, क्योंकि जो भी पॉलीपेप्टाइड चेन से नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन वो कॉम्पैक्ट हो जाती है। वाटर सॉल्युबल होती है क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट होंगे। फंक्शनल प्रोटीन होती है, फंक्शन को डिसाइड करती है, पीएच और टेम्परेचर के लिए बहुत ही सेंसिटिव होती है। जैसे ही पीएच टेम्परेचर चेंज करते हैं इसमें चेंजेस हो जाते हैं। जनरली कैसी टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है किसमें, ग्लोबुलर प्रोटीन के केस में। अब बात करते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन के केस में, हमारे आगे आने वाला वीडियोस जो होंगे वो मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन पे ही बेस्ड होंगे। तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स मतलब मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन की हम स्टडी करने वाले हैं। फाइब्रस प्रोटीन के केस में हमने देखा सिल्क फिब्रोइन, अल्फा कीरेटिन और कोलेजन्स होते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस मेन टारगेट होते हैं वही उसी पे फोकस करेंगे हम। देखिए अल्फा कीरेटिन है मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में अल्फा हेलिक्स प्रेजेंट होगी। क्या प्रेजेंट होगी, बेसिकली अल्फा हेलिक्स प्रेजेंट होगा अल्फा कीरेटिन्स में। ठीक है, टफ होती है, वाटर इंसॉल्युबल होती है। इसकी स्ट्रक्चर्स कैसी होती है, बहुत ही टफ होती है, वाटर इंसॉल्युबल होगी। टफ होगी, वाटर इंसॉल्युबल होती है। जनरली वाटर इंसॉल्युबल है, वो तो जितने भी है सारी कैसे वाटर इंसॉल्युबल ही है। अल्फा केरेटिन में क्या होगा, मल्टीपल अल्फा हेलिक्स सब यूनिट से मिलकर बनी होती है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होती है। यह अल्फा हेलिक्स एक दूसरे से किसके थ्रू जुड़े होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू। किसके थ्रू जुड़े होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू। यदि मल्टीपल अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर्स होंगी तो किससे जुड़ी होंगी, एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ी होती है। सिल्क फिब्रोइन की बात की जाए तो सिल्क फिब्रोइन के केस में कहा जाता है कि सिल्क में प्रेजेंट जो प्रोटीन होती है फिब्रोइन, वो कहाँ से आइसोलेट होती है, कहाँ से प्रोड्यूस होती है, जनरली इंसेक्ट्स या स्पाइडर से। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सिल्क फिब्रोइन के केस में कि सिल्क फिब्रोइन में प्रोड्यूस कहाँ से होती है सिल्क, इंसेक्ट्स या स्पाइडर्स से। इंसेक्ट या स्पाइडर से प्रेजेंट होती है। कौन सा सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स का कौन सा कन्फर्मेशन इसमें प्रेजेंट होगा, तो सिल्क फिब्रोइन में जनरली बीटा शीट्स प्रेजेंट होती है। बीटा शीट्स प्रेजेंट होती है। इस केस में ध्यान रखिएगा ये जो अल्फा केरेटिन में अल्फा हेलिक्स है ये राइट हैंडेड होता है लेफ्ट हैंडेड, तो हमें बताना है राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स प्रेजेंट होता है। कैसा, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स प्रेजेंट होते हैं अल्फा केरेटिन में। सिल्क फिब्रोइन के केस में इंसेक्ट या स्पाइडर से आइसोलेट होती है। जनरली बीटा शीट्स इसके कंफर्मेशन में कैसा है, बीटा शीट प्रेजेंट होती है। बीटा शीट प्रेजेंट है तो बीटा शीट तो ऑलरेडी एक्सटेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, मतलब इसमें अब स्ट्रेचिंग नहीं हो सकती है। सिल्क फिब्रोइन में स्ट्रेचिंग ना होने का रीजन क्या होती है, अल्फा हेलिक्स है तो स्ट्रेच हो सकता है, लेकिन शीट है तो ऑलरेडी क्या है, एक्सटेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं उसके अमीनो एसिड रेसिड्यू, तो इसमें स्ट्रेचिंग नहीं होती है, विदाउट स्ट्रेचिंग रहती है। अब इसको स्ट्रेच नहीं कर सकते हो इस सिल्क को। फिब्रोइन के केस में क्या, बीटा शीट्स प्रेजेंट होगी। कौन कौन सा अमीनो एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट होते हैं, एलानिन एंड ग्लाइसिन। मेजर में कौन से प्रेजेंट होते हैं, एलानिन और ग्लाइसिन। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिल्क फिब्रोइन में कौन सा अमीनो एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट होते हैं, तो ध्यान रखना है एलानिन एंड ग्लाइसिन। कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट है सिल्क में, एलानिन और ग्लाइसिन। तो कुछ बेसिक पॉइंट है सिल्क फिब्रोइन में कहाँ से आइसोलेट की जाती है, प्रोड्यूस होती है इंसेक्ट्स एंड स्पाइडर से। कौन सा कंफर्मेशन प्रेजेंट हो, क्योंकि फाइब्रस प्रोटीन में तो सेकेंडरी कंफर्मेशन प्रेजेंट होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में, बट वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स कौन सी होती है, अल्फा हेलिक्स होगी या बीटा शीट्स होगी। तो ध्यान रखना है इसमें अल्फा हेलिक्स होगी, अल्फा केरेटिन तो नाम से समझ में आ रहा है अल्फा हेलिक्स। सिल्क फिब्रोइन में बीटा शीट्स प्रेजेंट होती हैं। इंसेक्ट्स एंड स्पाइडर्स की आइसोलेट की जाती है, जनरली प्रोड्यूस्ड होती है। सिल्क में प्रेजेंट प्रोटीन क्या होती है, फिब्रोइन क्या है, इसको सॉफ्ट प्रोटीन होती है, टफ नहीं होती है, जनरली टफ होती है। ये कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। फिब्रोइन कैसी है, सॉफ्ट प्रोटीन होती है। कौन सा अमीनो एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइसिन एंड एलानिन अमीनो एसिड रेसिड्यू मेजर अमाउंट में। कोलेजन की बात की जाए तो कोलेजन कहाँ पे प्रेजेंट होगा, टेंडन एंड कार्टिलेजेस में प्रेजेंट होता है, बोन मेरो में भी प्रेजेंट होता है, जनरली टेंडन एंड कार्टिलेजेस में प्रेजेंट होता है। आपके कनेक्टिव टिश्यूज, टेंडन एंड कार्टिलेजेस के जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वहां पर कोलेजन प्रेजेंट होता है। कोलेजन में क्या होता है, ट्रिपल अल्फा हेलिक्स सब यूनिट प्रेजेंट होती है। अल्फा हेलिक्स प्रेजेंट होगी, ट्रिपल अल्फा हेलिक्स के सब यूनिट प्रेजेंट होगी। ठीक है,
लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स सब यूनिट प्रेजेंट होती है। कैसी होगी वो? लेफ्ट हैंडेड। ध्यान रखना है कोलिजन में राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स नहीं प्रेजेंट होता है, कोलिजन में क्या होगा? लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स सब यूनिट्स लेफ्ट हैंडेड प्रेजेंट होगी अल्फा हेलिक्स। कोलिजन के स्ट्रक्चर्स में, कोलिजन के स्ट्रक्चर में जनरली एक टन में, अल्फा हेलिक्स का एक टन में हमने देखा 3.6 अमीनो एसिड रेसिड्यू होते हैं, बट कोलिजन के केस में 1 टन में 3 अमीनो एसिड रेसिड्यू होते हैं। 3 अमीनो एसिड रेसिड्यू 1 टन में कितने होते हैं? 3 अमीनो एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चल रहे हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट हिट होते हैं, मैं हम आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ तो ध्यान से समझिएगा। कोलेजन, कोलेजन कहाँ प्रेजेंट होता है? जनरली कनेक्टिव टिश्यू ऑफ कार्टिलेजेस, बोन मेरो एंड टेंडन्स के कनेक्टिव टिश्यूज में प्रेजेंट होता है। कोलेजन में सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। कौन से सेकेंडरी स्ट्रक्चर? अल्फा हेलिक्स। एक टाइप की क्या है? फाइब्रस प्रोटीन है जो कि वाटर इंसॉल्युबल होगी। अल्फा हेलिक्स में भी मेजर कंपोनेंट, अल्फा हेलिक्स का कौन सा मेजर फॉर्म प्रेजेंट होता है? लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स प्रेजेंट होता है। कितने अमीनो, एक टन में कितने अमीनो एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट होते हैं? 3 अमीनो एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट होते हैं। और एक क्वेश्चन और जनरली पूछ लिया जाता है, इसमें कौन से नंबर ऑफ अमीनो एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है? रिपीटेटिव सब यूनिट्स होती है, हमें पता है फाइब्रस प्रोटीन, तो कौन सी रिपीटेटिव सब यूनिट? तो ध्यान रखिएगा ग्लाइसिन एक्स वाई इस फॉर्म में पूछा जाता है। तो एक्स और वाई का मतलब क्या है? सबसे ज्यादा जो अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है वो ग्लाइसिन होता है कोलिजन में। उसके बाद प्रोलिन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलिन क्या होता है कोलिजन में? ध्यान से समझिएगा। कोलिजन में कौन से अमीनो एसिड? ग्लाइसिन, अराउंड 31% ग्लाइसिन प्रेजेंट होता है अप्रॉक्स, ध्यान रखिएगा 31% ग्लाइसिन। 21% जो होता है इसमें प्रेजेंट होता है प्रोलिन एंड एक और अनकॉमन अमीनो एसिड 4 हाइड्रोक्सी प्रोलिन, ये 21% होता है। और 11% प्रेजेंट होता है एलानीन। 11% क्या प्रेजेंट होता है? एलानीन। तो ध्यान रखिए कोलिजन में कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं? ग्लाइसिन, प्रोलिन एंड एलानीन। ग्लाइसिन एक्स वाई मतलब प्रोलिन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलिन। तो ये था आपका टॉपिक। फाइब्रस प्रोटीन्स क्या होती है? फाइब्रस प्रोटीन के डिफरेंट टाइप, अल्फा क्रिएटिन, सिल्क फिब्रोइन, कोलेजन, हमने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बट बहुत द टू द पॉइंट वीडियो है जहां से क्वेश्चंस मेजर टारगेट हो सकते हैं। इसलिए वीडियो का अच्छे से स्टडी कीजिए। एक बार नहीं समझ में आया दूसरी बार स्टडी कीजिए। वीडियो को स्टडी करने के बाद बुक से रेफर कीजिए। मैंने हमेशा कहा है बुक को पढ़िए, बुक से रिलेटेड जहां पर भी डाउट हो आप बिल्कुल पूछे, डेफिनेटली क्वेश्चन टारगेट होंगे। यदि ये वीडियो आपके स्टडी के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।